तो अब हम लोग बात करते हैं आपके लास्ट 6 मंथ की, जब आप अप्लाई कर रहे थे, जब आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट भी थे और आप बाहर देख रहे थे पीएचडी के लिए। तो उस 6 महीने में आपने क्या किया, कैसे आपने बाहर के इंस्टीट्यूट से अप्रोच किया और कैसे आप अपने इंस्टीट्यूट तक पहुँचे? मैं मानता हूँ कि आईआईएससी से अब्रो पीएचडी पोजीशन लेने का ट्रांजिशन इतना मुश्किल नहीं है। हम्म। अगर आपका मास्टर्स आईआईएससी से है और आप हाँ। पीएचडी करना चाहते हो तो 99% केसेस में आपको मिल ही जाएगा। हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा कम लग सकता है आपके, अच्छा। वो थोड़ा लक के ऊपर डिपेंड रहता है। हम्म। मैंने मेरे टाइम पे यूएस में 2-3 जगह पे अप्लाई करा था और ऑफ हम्म। कोर्स अभी नीदरलैंड में जिस पोजीशन पे हूँ वहाँ पे अप्लाई करा था। हम्म। तो मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने जितना भी लोगों से बात करके जितना एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में समझ, तो पहले हम्म। बात करें यूएस की। तो यूएस पीएचडी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पीएचडी पोजीशन, बहुत सारा पीएचडी पोजीशन यूनिवर्सिटी थ्रू भी फंडेड रहता है। ऑफ कोर्स हम्म। गवर्नमेंट एंड कंपनी भी फंड करती है, हम्म। पर यूनिवर्सिटी खुद भी पीएचडी पोजीशन के लिए पैसा देती है, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ वैकेंसीज हम्म। कंसिस्टेंट रहती है। हर सेमेस्टर में हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ तो वैकेंसी होगी ही होगी। अच्छा। और उसका दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर यूनिवर्सिटी पैसा दे रहा है तो प्रोफेसर को फंडामेंटल रिसर्च करने का भी ज़्यादा मौका मिलता है कंपेरेटिव टू हाँ। अगर कंपनी फंड करती है तो उनको एप्लीकेशन ओरिएंटेड थोड़ा अप्रोच दिखाना पड़ता है। अच्छा। तो ये एडवांटेज है। हम्म। एप्लीकेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो जीआरई स्कोर, टॉफेल स्कोर, आपका जीपीए हो गया, हम्म। फिर बेसिक एकेडमिक करियर के बारे में अपना रिज्यूमे हो गया, या हम्म। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हो गए, हम्म। अपना एसओपी हो गया। हम्म। तो ये सब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो उसके लिए आपको जीआरई स्कोर, टोफेल स्कोर, जीपीए हो गया, हम्म। रिज्यूमे हो गया, हम्म। फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हो गए, हाँ इस। आपका खुद का पर्सनल एसओपी हो गया कि आप हम्म। वो वैकेंसीज के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब मैटर करता है एप्लीकेशन के लिए। और सिलेक्शन के लिए उसका डिसीजन मेकिंग डिपार्टमेंट के हाथ में पहले रहता है, उसके बाद प्रोफेसर आता है। तो हम्म। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपका एप्लीकेशन डिपार्टमेंट से थ्रू नहीं होता तो भले भी अच्छा। आपका प्रोफेसर आपको लेने में इंटरेस्टेड है, पर प्रोफेसर उसमें कुछ नहीं कर सकता, ओके। क्योंकि ऑलमोस्ट 80 to 90% हम्म। वैकेंसीज में जीआरई एंड अपने जीपीए का कट ऑफ क्राइटेरिया रहता है। ओके। हाँ, तो वो अगर उसमें आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो हम्म। आपका एप्लीकेशन प्रोफेसर तक जाएगा ही नहीं। ओके। तो वो एक डिसएडवांटेज है। हम्म। अगर हाँ, आपका जीपीए और जीआरई सही है हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे जैसे लोग हैं जिनके जीपीए इतने अच्छे नहीं रहते, तो हम्म। उनको दिक्कत जा सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जीआरई और जीपीए स्कोर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्योंकि अगर आपका सबसे ज्यादा स्कोर है तो भी ये गारंटी नहीं करता कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। हम्म। वो एक एक टाइप का रिजेक्शन क्राइटेरिया है, ना कि सिलेक्शन क्राइटेरिया। हम्म। सो ये स्कोर के बेसिस पे आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, पर हाँ, सिलेक्शन के लिए उसके बाद भी और प्रोसीजर रहते हैं। कुछ कुछ केसेस में प्रोफेसर भी इंटरव्यू लेते हैं, या और भी हम्म। अलग अलग क्राइटेरिया रहता है डिपेंडिंग ऑन डिपार्टमेंट। हम्म। तो ओवरऑल देखें तो यूएस हम्म। एप्लीकेशन प्रोसेस क्वाइट लेंथी रहता है। अच्छा। और एप्लीकेशन का डेडलाइन मिनिमम हर सेमेस्टर के 4 से 6 महीने पहले रहता है। तो हम्म। हमको उतना तो कम से कम एडवांस में प्रिपेयर करना ही होता है। ओके। और अगर जीआरई एंड टॉफेल नहीं दे रखी तो उसके हम्म। लिए और 2-3 महीने का टाइम लग जाता है। तो हम्म। उस हिसाब से अगर कोई पीएचडी के लिए यूएस के लिए अप्लाई करने की सोच रहा है तो उनको तकरीबन 1 आध साल पहले ही प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए, तो वो ओके। सबसे बढ़िया रहेगा।
तो प्रिपरेशन इन द सेंस क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए? अगर जीआरई लिख ले या फिर एसओपी बना ले, क्या कैसे करना चाहिए? प्रिपेयर इन द सेंस इन प्लानिंग वाइज, बिकॉज आपको हम्म। जीआरई देने के लिए भी ओके। 2-3 महीने का टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप जब डेट्स के लिए अप्लाई करोगे तो हम्म। थोड़ा डिले रहता है उसमें। आपको खुद को प्रिपेयर उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए भी टाइम देना पड़ता है। हम्म। जीआरई में मतलब कौन सेक्शन तो अपना 10th वाला बंदा भी कर सकता है, ओके। आराम से क्लियर कर सकता है, पर मेन दिक्कत जाती है वर्बल सेक्शन में। तो वो आपके इंग्लिश में आपका कितना कमांड है उस पे हम्म। डिपेंड करेगा। तो उस हिसाब से आपको मतलब 3-4 महीने से लेके कुछ लोग जिनका इंग्लिश में कमांड है वो लोग डायरेक्ट भी जाके दे देते हो बिना प्रिपेयर के, तो उनके लिए दिक्कत वाला काम नहीं रहता। पर हाँ, हम्म। जीआरई आपका टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे नहीं है, वो आपका बेसिकली थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड और मेनली इंग्लिश हाँ। इस पे बेस्ड एग्जाम है। तो उसके लिए थोड़ा सा एडवांस में, और जैसे कि मैंने बताया कि एप्लीकेशन का डेडलाइन भी 4 से 6 महीने पहले रहता है। तो हम्म। आपको उसके पहले आपका सारा रिज्यूमे हो गया, एसओपी हो गया, या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी प्रोफेसर से लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी उनसे बात करके रखनी पड़ती है, क्योंकि हम्म। ज्यादातर प्रोफेसर जिनके साथ हमने इतना काम करा नहीं है, तो वो इतना इजीली रिकमेंडेशन लेटर लिखना प्रिफर नहीं करते हैं। हम्म। तो वो भी हम सोच अपने को सोच के रखना पड़ेगा कि अपन अगर 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो हम्म। किस किस एप्लीकेशन के लिए किन किन लोगों के रिकमेंडेशन लेटर लेंगे। अच्छा, तो ये मुझे तो नया चीज़ सीखने को मिला कि अगर मुझे लग रहा था अभी तक कि आपके गाइड ही रिकमेंडेशन लेटर देता है। तो अगर आप जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अगर 4 दूसरे कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं दूसरे इंस्टीट्यूट में और मे बी हम्म, डिफरेंट ब्रांचेस में, तो हम्म, हो सकता है कि आपको आपके डिपार्टमेंट में जैसे कि आईआईएससी के कोई ऐसा मतलब उसी सेम डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लगता है, ऐसा कुछ है? तो रिकमेंडेशन लेटर्स का हर एक डिपार्टमेंट का कितने रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट को चाहिए वो वेरी करता है, पर ऑन एन एवरेज हर डिपार्टमेंट को 2 से 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं। तो उसमें से ओके। एक तो आपका गाइड देगा ही देगा, जैसे तुमने बताया। तो जैसे कि 4 जगह पे अप्लाई कर रहे हो, तो चारों जगह पे गाइड तो अपने को रिकमेंडेशन देगा ही, क्योंकि उनके साथ काम किया है। पर ओके। हर पोजीशन के लिए और 2-2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते, तो वो सबसे ज्यादा दिक्कत वाला काम हो जाता है। मेरे केस में मेरे 2 सुपरवाइजर थे, तो मेरे को 2 लेटर तो मिल ही जाते थे, पर आखिरी वाले के लिए ढूंढने में थोड़ा दिक्कत जाता था। तो अगर किसी प्रोफेसर के साथ का कोर्स लिया वो है तो उनको बात कर सकते हैं लेटर के लिए, पर वो ओके। अ, अच्छा या वो इतना इजीली अग्री नहीं करते हैं रिकमेंडेशन लेटर पे। तो वो अच्छा। थोड़ा फिर अगर आईएससी से नहीं मिल रहा है तो फिर आप अपना बीटेक वाले प्रोफेसर से भी बात कर सकते हैं। पर उनका कितना कंसीडर होता है यूएस हाँ। यूनिवर्सिटी में, वो भी देखना पड़ता है। तो थोड़ा दिक्कत वाला काम है। तो जब मैं एप्लीकेशन कर रहा था तब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं टीयू इंदौर में पीएचडी के लिए अप्लाई करूंगा। ओके। पर लकीली जब मैंने अप्लाई करा कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरे मास्टर्स के बैकग्राउंड पे ही सेम फील्ड में वैकेंसी निकाली थी इन लोगों ने। अच्छा। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करा, जिन ग्रुप ने ये वैकेंसी निकाली है उनके बारे में, तो पता चला कि ये ग्रुप स्पेसिफिक फील्ड में बहुत ही अच्छे हैं। तो फिर मैंने अप्लाई करने का डिसीजन लिया। ओके। और एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल लगा रिलेटिव टू यूएस एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एक गूगल फॉर्म टाइप पे उनका एक स्ट्रक्चर था। उसमें अच्छा। बेसिक चीजें अपलोड करनी थी, जैसे कि अपनी मार्कशीट हो गया, अपना रिज्यूमे हो गया, अपना एसओपी हो गया, कि मोटिवेशन लेटर भी बोल सकते हैं उसे, कि हम उस पोजीशन के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। और अच्छा। हो सके तो अपना मास्टर्स का थीसिस भी अपलोड कर सकते थे। हम्म। तो मैंने वो करा था, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मेरा एडमिशन होगा तो वो मेरे मास्टर्स के बैकग्राउंड के बेसिस पे ही होगा वहाँ पे। तो रिलेटिवली सिंपल था। वो अपलोड करने के बाद
मेरा 2 राउंड में इंटरव्यू हुआ था और आखिर में थोड़ा बहुत पीएचडी प्लानिंग का प्रपोजल भी लिखवाया था 2 पेज में, हम कैसे मैं अपना पीएचडी कंडक्ट करना चाहूँगा, वो सब। तो थोड़ा प्रोसेस था, पर ये सारा प्रोसेस पूरा टेक्निकल बैकग्राउंड के ऊपर ही था, तो इतना दिक्कत वाला काम नहीं है जितना जीआरई लिखना या और नॉन टेक्निकल चीजें जितनी यूएस एप्लीकेशन में लगती है। इन जनरल नेदरलैंड्स या यूरोपियन कंट्री में पीएचडीज के लिए बात करूं तो मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फंडिंग इंडस्ट्री थ्रू रहता है। हाँ, गवर्नमेंट एजेंसी भी फंड करती है, पर वो भी चाहती है कि कुछ कंपनियों के साथ इन कोलैबोरेशन कंबाइन करके फंड करे। थोड़ा बहुत यूरोपियन सेंट्रल फंडिंग से भी फंडिंग आता है, पर यूनिवर्सिटी खुद पीएचडी के लिए पैसा नहीं लगाता है। तो हर एक पोजीशन के लिए सुपरवाइजर को बहुत मेहनत लगती है फंडिंग ढूंढने में, उसके लिए उनको प्रपोजल डालना पड़ता है, कभी कभी होता है, कभी वो अप्रूव नहीं होता है। तो इसकी वजह से नंबर ऑफ वैकेंसीज कंसिस्टेंट नहीं रहती। जब भी प्रोजेक्ट अप्रूव होता है तो वो पोजीशन डालते हैं, वैकेंसी निकालते होंगे। हाँ, तो ये तो इसीलिए अगर हम सोच रहे हैं कि यूरोप में ट्राई करना है तो थोड़ा बहुत वेबसाइट फॉलो अच्छी तरीके से फॉलो करते रहना पड़ेगा कुछ महीने तक। तो कभी ना कभी तो जो फील्ड में हम चाहते हैं वहाँ पे वैकेंसी निकल ही जाएगा, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब होगा। TU इंडोन जहाँ पर आप पीएचडी कर रहे हैं नीदरलैंड में, और IISc बैंगलोर के वर्क कल्चर में कितना डिफरेंसेस है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है।